गवर्नमेंट द्वारा ना तो कोई स्टेडियम है ना कोई ग्राउंड है। राजेंद्र स्टेडियम क्रिकेट के लिए भी जितना हमको जगह चाहिए, जितना बेहतर प्लेटफॉर्म चाहिए वो नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुशांत और सपनों के बिहार के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और कहीं ना कहीं ये जो सपनों का बिहार चल रहा है फ्लाइंग सुशांत चैनल पर, ये वैसे लोगों को हम सम्मान दे रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से जो वाकई में अपने बिहार को पूरे विश्व में रोशन किए हैं और पूरे विश्व में परचम लहराए हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जिससे जिले का, राज्य का नाम बहुत ऊपर गया हो। और ये वो व्यक्ति या फिर वो ग्रुप वो मकाम हासिल किए, उसमें जो भी श्रम लगा है उसको हम सामने लाकर और उनके संघर्ष को सलाम करते हुए हम ये सपनों का बिहार ला रहे हैं। तो आज हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हैं वो खेल से हैं, और जब खेल की बात होती है तो बहुत लोग के मन में बहुत भावनाएं उत्पन्न होती है, क्योंकि खेल कहीं ना कहीं लोगों को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत मजबूत करता है। और जब हम खेलते हैं तो हम, मेरे हिसाब से, हम सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि खेलना सबको पसंद है और खेल बहुत प्रकार के हैं इस दुनिया में। और उसी क्रम में कराटे, ताइक्वांडो, ग्रैपलिंग, मतलब ऐसे कुछ चुनिंदा खेल हैं जिसमें सिवान को बहुत आगे ले गए हैं। और सिवान को नहीं, पूरे मतलब बिहार में, पूरे भारत में इनको, जो आज हमारे साथ अतिथि हैं, पेशे से तो एक कोच हैं जो कि एक समय में 2 साल रिलायंस में जॉब भी किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो जॉब है वो इनके इस काम के आगे बहुत कम है। क्योंकि एक लड़का जो कि नॉर्मल ऑनर्स कर नॉर्मल BSc, और उसके बाद अगर अपने आप को झोंकते हैं एक नए फील्ड में, जो कि उनके बचपन का सपना अगर किसी विकट परिस्थिति में नहीं पूरा हो पाया, वो अगर वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे ट्रॉफीज, बहुत सारे मेडल्स नहीं ले पाए, तो वो एक शपथ लिए हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो लेकर आएंगे और हम इसी अपने काम से अपने जिला के बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचाएंगे। और वही सोचते हुए इन्होंने एक अपना इंस्टीट्यूट खोल दिया, जिसका नाम इन्होंने रखा है चैंपियन मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स क्लब, जिसकी नींव इन्होंने 2005 में रखी। और 2005 मतलब समझ सकते हैं कि आज से 17 साल पहले अगर कोई व्यक्ति कोई नया काम कर रहा है सिवान में, और पूर्व में सिवान और बिहार में जंगल राज और बहुत तरह की गड़बड़ी थी, उसमें अगर हिम्मत जुटाकर रंगदारी और बहुत तरह का व्यवधान था, उन सब में अगर कोई हिम्मत अगर इतना कर लिया, और वो उस हिम्मत के बदौलत आपने जो वीडियो के शुरू में ट्रॉफी देखे हैं वो बस एक बहुत कम इसका अंश है। हमने दिखाया आपको बहुत सारे सम्मानित जो प्रतिनिधि हैं पूरे बिहार से, पूरे दुनिया से, जो लोग कर चुके हैं इनके बच्चों को सम्मानित, वो इनके ही काम पे की। क्योंकि बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को मेन ग्राउंड में उनके कंसंट्रेशन को बढ़ाना, उनके फोकस को बढ़ाना, उनके शारीरिक विकास को ऐसे कर देना कि वो वर्ल्ड लेवल पर दुनिया भर के खिलाड़ियों के सामने तैयार खड़े हों एकदम पूरे जोश से, आसान बात नहीं है। आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी और बहुत सारे कोच, मेंटर वहाँ पर आपने देखा होगा, लेकिन एक मेंटर आज हमारे साथ भी हैं और जिनका नाम है मनीष तिवारी। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे सर आपका अपने चैनल पर। धन्यवाद आपका, और बहुत खुशी हो रहा है कि आपने आज अपना अनमोल समय निकाल करके हमारे ऑफिस पे मिले और यहाँ के संस्था के बारे में बहुत सारी जो भी उपलब्धियाँ हैं उनके बारे में लोगों को बताएं। इसके लिए आपका दिल से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आभार तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जो आपने आभार का काम किया है वो हम शायद कुछ भी करके पूरा नहीं कर सकते हैं। जो इस सिवान जिला को पूरे विश्व में जो रिप्रेजेंट आपने कराया है, खासकर ग्रैपलिंग में, अभी हाल ही में आप सभी को याद होगा कि हमने एक सपनों का सिवान किया था श्वेता जी के साथ हसनपुरा में जाकर, और वो श्वेता, दीपा वही विद्यार्थी हैं, वही सर के ट्रेंड स्टूडेंट हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पर और बहुत सारे ट्रॉफी, बहुत सारे मेडल्स लेते आए हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम सपनों के सिवान में अगर किसी स्टूडेंट्स को लाएं, किसी ट्रेंड बच्चों को लाएं जो कि वर्ल्ड लेवल पे खेले हैं, तो बिहार लेवल पे कोच को हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। और उसी के लिए हमने सपनों का बिहार लाया है सर के ऊपर।
तो सर ये जो आपका लगभग 17 साल का सफ़र रहा, और इसको हम 17 साल ही नहीं काउंट करेंगे, आपने कहा कि 5 साल की उम्र से और मैं था तभी से मैं बड़ा मतलब एकदम ललाई था इस काम को करने के लिए। तो ये जो पूरा आपका सफ़र रहा ज़िंदगी का अभी तक का, ये कितना संघर्षपूर्ण रहा खेल के क्षेत्र में? एक्चुअली खेल में मुझे बहुत पहले से ही रुचि था। जी। हमारे मोहल्ले के कुछ लोग कराटे उस समय शुरू था, कोई जानता नहीं था कराटे होता क्या। जी जी। तो सबसे पहले मैंने कराटे में हाथ आजमाया, हाँ। किया, थोड़ा बहुत किया, क्योंकि यहाँ हम लोग के पास वो सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी जिससे मतलब बड़े लेवल का खिलाड़ी फंड वगैरह बना जा सके। तो यहाँ पे उस तरह की सुविधाएं नहीं थी, यहाँ पे कोचेज भी उस तरह की बेहतर परफॉर्मेंस नहीं करवा पाते थे, क्योंकि कोचेज के साथ भी मजबूरी होती थी कि उनके पास भी कोई बड़ा फंड नहीं था जिससे वो खेल ग्राउंड या खेलने के लिए इक्विपमेंट, ड्रेस, बहुत सारी चीज़ें होती है खेलने के लिए, खेल इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। तो अच्छा प्लेयर वही होता है जिसके पास खुद का अपना इक्विपमेंट हो, किट हो, हाँ, खुद खेलने के लिए उसका पार्टनर हो जो उसके प्रैक्टिस में उसका काफ़ी सहयोग करे। तो मैं बचपन से ही कराटे खेला, फिर उसके बाद किक बॉक्सिंग में भी खेला, फिर उसके बाद ताइक्वांडो भी खेला। मैंने देखा कि मतलब अपने बिहार के बच्चे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट तक ही रहते हैं, उसके आगे उनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। अगर 20 बच्चे कुछ भी हिम्मत नहीं करते वहाँ तक। 20 बच्चे अगर स्टेट तक खेलते हैं तो 20 के बाद नेशनल जाने के लिए इक्का दुक्का बच्चे सक्षम हो पाते थे। उसका मेन रीजन होता था कि प्रैक्टिस और दूसरा आर्थिक स्थिति। सबसे बड़ी चीज़ यही चीज़ होती थी कि जो बच्चे ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल में आते थे उनको वहाँ जाने में सोचना पड़ता था कि अगर हम पैसा लगा के जाते भी हैं और वहाँ हार जाते हैं तो हम कैसे मतलब रिकवर कर पाएंगे। तो समस्याएं होती थी क्योंकि यहाँ वो व्यवस्थाएं नहीं थी, ना यहाँ पे अपना इंडोर स्टेडियम है, ना खेलने का वो सब खत्म है, जर्जर हो चुका है, कुछ नहीं। तो इसको लेकर के हमने खुद इसमें किया। हम भी अंतर्राष्ट्रीय के लिए चयनित हुए थे। उस समय हमारे घर की स्थिति बहुत खराब थी, मेरे पिता बीमार थे, तो उस कंडीशन में हम खुद को अंदर ही मार लिए। एक खिलाड़ी एक मौत उसी दिन मर गया जिस दिन उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कोरिया, हाँ, कि वो आगे खेल सके। नेशनल गेम बैंगलोर में हुआ था, उसमें भी नहीं जा पाया, तो बहुत दुख हुआ। हमने उस दिन खुद में एक खिलाड़ी को मरते देखा। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आने वाले समय में हमारे सिवान से सिर्फ इंटरनेशनल और एशियन वर्ल्ड ही नहीं, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक जैसे गेम में भी हम इतना मेहनत और लगन से काम करेंगे कि वहाँ तक हमारे बच्चों को पहुँचाएं। ये हमारा सोच नहीं है, हमारा एक दृढ़ निश्चय है। हमने 27,000 की नौकरी छोड़ दी। मैं मैकेनिकल सेफ्टी इंजीनियर रहा रिलायंस में। वहाँ पे जाने का एक ही मेरा मोटो था कि मैं पैसा कमाऊँ और अपने सिवान के लिए, अपने बिहार के बच्चों के लिए एक अलग ग्राउंड बनाऊँ, उनको खेलने की वो सारी इक्विपमेंट, सारी चीज़ों का मैं व्यवस्था करूँ, जिससे हमारे खिलाड़ी जो बड़े लेवल पे खेलने से वंचित रह जा रहे हैं, जो गरीब हैं लेकिन उनके पास खेलने की अटूट इच्छा शक्ति है, वो खुद को मतलब कमजोर किसी हालत में नहीं होने देना चाहते हैं। हमारे खिलाड़ी वहीं कमजोर होते हैं जहाँ उन्हें आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो मैंने सिवान के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों से मिला, अपने दुख के बारे में बताया कि हाँ, मीडिया के लोग या समाज सेवी लोगों से, तो थोड़ा बहुत सहयोग मिला। बच्चे खेले भी, आज भी लोग जो भी जानते हैं कि हाँ मतलब बच्चे अच्छा करते हैं तो उनका सहयोग उनसे मिलता है। और आज हमें थोड़ी तसल्ली मिली कि हमने जो डिस्टेंस तय किया था उस डिस्टेंस तक पहुंच नहीं पाए हम, लेकिन हमारे बच्चे आज उस सपने को पूरा कर रहे हैं। और आने वाले समय में यहाँ के लोगों से, अपने बिहारवासियों से, अपने सामाजिक लोगों से, अपने मीडिया बंधुओं से ये अनुरोध करूँगा कि बच्चों को आप लोगों का सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि बच्चे खुद से मेहनत करते हैं, खुद में अपनी लगन रखते हैं कि हम जाऊँ तो कुछ अच्छा करके आऊँ। तो उसमें आप लोगों का अगर आशीर्वाद मिलता है तो आने वाले समय में यही बच्चे अपने सिवान के वर्ल्ड लेवल पे एक स्टार के रूप में उभरेंगे, और इसका श्रेय सारे सिवान के जनता और सारे बिहार के लोगों को जाएगा। श्रेय सर हम लोग को बहुत कम जाएगा, लेकिन जो आपने यहाँ पे फाउंडेशन रखा है विगत उस समय में, जिसमें बहुत लोग कुछ नया, यहाँ तक कि जो कहीं नौकरी करते थे वो भी डरते थे कि रात को हम जब नौकरी से लौट रहे हैं तो जीवित अपने घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। अगर गांव की तरफ से या फिर शहर की तरफ से 10 किलोमीटर से ज़्यादा जाना है कहीं, तो उनको डर हमेशा बना था। उस वक्त में अगर आपने रंगदारी का ज़माना था, बहुत तरह के चैलेंजेस आते थे, उस वक्त अगर आपने कुछ सोच लिया, कुछ शुरू कर दिया और वो आज इतना सफल है, तो कहीं ना कहीं वो आपका, और आप सबसे बड़े उसके योद्धा हैं, आप सबसे बड़े उसके श्रेय लेने वाले हैं। अब एक प्रश्न हम चाहेंगे आपसे कि सिवान में मुख्य रूप से कोई वैसा ग्राउंड नहीं है जहां बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करें, और ग्राउंड अगर है भी तो उसका मेंटेनेंस रेगुलरली नहीं है।
साफ सुथरा ऐसी जो वहाँ पे आधारभूत जो सुविधाएं होती है, जैसे वॉशरूम हो गया, नल हो गया, बैठने का जगह हो गया, थोड़ा शेड वाला हो गया कि कहीं कुछ आराम कर सके, वैसा कोई मतलब सुविधा नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, हम तो कहेंगे कि सिवान में किसी भी खेल के लिए जी कोई भी गवर्नमेंट द्वारा ना तो कोई स्टेडियम है ना कोई ग्राउंड है। राजेंद्र स्टेडियम क्रिकेट के लिए भी जितना हमको जगह चाहिए, जितना बेहतर प्लेटफॉर्म चाहिए वो नहीं है उसमें। सही बात है। फुटबॉल के लिए भी नहीं है। ये जितनी सारी गेम है जिसमें ओलंपिक में मेडल आते हैं वो सारी गेम इंडोर स्टेडियम के अंतर्गत आते हैं। इंडोर गेम में ही उसके बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उसमें सारी इक्विपमेंट, सारी सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा मिलती हैं। लेकिन सिवान जैसे डेवलप शहर में आज तक एक स्टेडियम और एक खेल ग्राउंड का निर्माण नहीं हुआ। तो ये सिवान के खिलाड़ी और सिवान के लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि खेल के क्षेत्र में यहाँ पे बच्चे बड़े बड़े प्रतिभावान बच्चे हैं अपने गांव के, अपने शहर के, लेकिन आज उसी स्थिति के कारण बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। अगर सिवान में इंडोर स्टेडियम की व्यवस्था होती, एक इंडोर स्टेडियम में कई सारी गेम शिफ्ट वाइज चल सकती है। एक्चुअली जूडो का, रेसलिंग का और ग्रैपलिंग और बहुत सारी 2-4 और भी खेल है, कैरम हो गया, चेस हो गया, तो आराम से जो सिर्फ मैट पे ही होता है। तो अगर एक मैट का ग्राउंड मिल जाए तो उसमें सारे गेम का टाइमिंग सेट हो जाए और उसमें सारे गेम के खिलाड़ी अपना ट्रेनिंग भी कर लेंगे। बैडमिंटन का भी इंडोर गेम ही है, बैडमिंटन भी ओपन ग्राउंड में नहीं खेला जाता है। फुटबॉल, क्रिकेट ओपन ग्राउंड का मतलब खेल है, लेकिन अदरवाइज ताइक्वांडो, कराटे, वुशु, बहुत सारा गेम है, जूडो वगैरह जितना है सब इंडोर गेम है। लेकिन जिस खेल के खिलाड़ी सिवान में मौजूद नहीं है, दुर्भाग्य है कि उस खेल का ग्राउंड ही नहीं है सिवान जिले में। कहीं ना कहीं मनोबल बहुत टूटा हुआ खिलाड़ी का। और अगर एक कोच अगर कोई जगह लेके वहाँ पे उसको खेल ग्राउंड बना के तैयार कर रहा है, तो व्यवधान के अलावा उसका चार्जेज इतना ज्यादा है, 10,000-15,000 रुपया महीना का। कोच कहाँ से रेंट देगा, कहाँ से वो व्यवस्था लाएगा, बच्चों पे कितना पैसा डालेगा कि वो महीना का भाड़ा दे सके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चों पे हम लोग खुद भी नहीं चाहते। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, 40, 50, 100 बच्चे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे मैं मंथली लेता ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, जो भी हमारे यहाँ इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनका मैं पैसा मंथली का नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। उनको हम और उनके अंदर और साइनिंग लाने की कोशिश करते हैं कि अगर थोड़ा सा हम उसको रिलीफ देंगे तो जो पैसा वो मेरे को मंथली में देगा वो पैसा वो अपने आप पे खर्च करेगा, तो उसका बॉडी मेंटेन रहेगा, उसको थोड़ा सा तो मेरे से सहयोग मिलेगा। और हम आम जनता से भी यही चाहते हैं कि अगर हम अपने हक का पैसा अगर हम बच्चों को छोड़ दे रहे हैं तो उनसे भी बुरे समय में उन बच्चों को मदद करने के लिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोग भी उन बच्चों को अपना ही बच्चा समझें। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी ये सोचते हैं कि अरे वो तो दूसरे के घर का लड़का है, उसमें मैं क्यों मदद करूँ, मैं क्यों कोऑपरेट करूँ। तो ये दूसरे वाले, लेकिन जहाँ बच्चे मेडल जीत के आते हैं ना, वहाँ ये नहीं होता कि फलाने का बेटा, ये होता है बिहार का बेटा, मतलब वहाँ पे छोटे अक्षरों में माता पिता का नाम लिखा था, बड़े अक्षर में जिला, राज्य और देश का नाम। ये चीज यहाँ के बुद्धिजीवी लोग क्यों नहीं समझ पाते। ये चीज समझना चाहिए कि बेटा मेरा ही नहीं है, वो पूरे बिहार का बेटा है। एक मेडल आया ना तो पूरे बिहार का नाम गौरव बन गया वो। अगर अंतर्राष्ट्रीय में लाता है तो पूरे इंडिया का बेटा हो गया। तो ये पक्षपात वाली बातें थोड़ा अलग दिखती है। ऐसे भी अपने यहाँ जातिवाद और राजनीति, ये दो चीजें तो खेल को बर्बाद कर रही। खेल, शिक्षा, हर एक क्षेत्र को, हर क्षेत्र में ये जो जातिवाद है, यहाँ का राजनीति इतना गंदा है कि इसमें जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनका भविष्य चौपट हो रहा है। और बुद्धिजीवी लोगों से, समाजसेवी लोगों से यही कहेंगे कि इस पे लगाम लगाए और खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद। बहुत अच्छा सर। और आज भारत के और भी बहुत सारे राज्य हैं जो बिहार से एक समय में बहुत पीछे हुआ करते थे, और आज वहाँ के मुख्यमंत्री, उड़ीसा और ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सामने जो बहुत नीचे हुआ करते थे बिहार से हर एक मामले में। लेकिन ऐसा होता था कि बिहार हर एक मामले में वो राज्य बिहार से नीचे हुआ करते थे, और आज वहाँ पर कुछ अच्छे लोग आए। पॉलिटिकली लोग इतने गंदे नहीं हुए कि केवल गंदगी ही फैलाएं, न कि कुछ काम भी करे। आधारभूत जो सुविधाएं हैं अपने जिला में, अपने राज्य में, हर एक सेक्टर में दें। आपके मध्य प्रदेश में खेल नीति जी, और झारखंड में भी खेल नीति आ गई कि जो भी बच्चे नेशनल गेम खेल लेंगे उनका अगर मेडल होता है तो उनके खेलने का 50% खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। लेकिन आपके यहाँ इंटरनेशनल खिलाड़ियों को 1 रुपये का आम जनता से मदद नहीं मिलता। सरकार तो दूर की चीज है। ये तो दुर्भाग्य वाली बात है, बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य वाली बात है। और सरकारें कहती हैं हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। जिलाधिकारी या फिर जो यहाँ के MP MLA भी बने हैं, बहुत बात बड़ी बड़ी करते हैं कि हम सिवान के लिए ये कर दिए, वो कर दिए। तो हम एक बार हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे कि आप थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं,
थोड़ा सा खेल से जो जुड़े लोग हैं, जो भी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके मनोबल को थोड़ा सा बढ़ाइए आर्थिक रूप से, और आधारभूत सुविधा जो होना चाहिए एक जिला में वो दीजिए। आप देख रहे थे सपनों का बिहार फ्लाइंग सुशांत चैनल पर, और ये कैसा रहा आपके लिए आप ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।